9 अगस्त को कोलकाता में हुए ब्रूटल मर्डर और रेप ने फिर एक बार साबित कर दिया कि महिलाएं अभी भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। रोज़ाना हमें रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और इसी तरह के और केसेस सुनने को मिलते ही रहते हैं। लोग 4 दिन याद रखते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फिर एक बार वुमेन सेफ्टी को भुला दिया जाएगा। ना जाने और ऐसे कितने वायलेंस हमें कभी और देखने को मिलेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको केस की डिटेल्स नहीं बताऊंगा, हम सब मिलके इसके रूट कॉज को जानेंगे कि ये सब होता किस वजह से है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वुमेन के अगेंस्ट ये जो वायलेंस होता है इसके पीछे के क्या रीज़न है और इन्हें कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। रेप इकलौता क्राइम नहीं है जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट किया जाता है। और भी ऐसे ढेर सारे क्राइम होते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फिटिसाइड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एसिड अटैक, डाउरी डेथ, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम, ऑनर किलिंग और भी ऐसे काफ़ी सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के काफ़ी सारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल रीज़न होते हैं, लेकिन मेनली 2 रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि समाज में एक बदलाव आ सके। पहला है पैट्रियार्की और दूसरा है एक्सट्रीम पुअर लॉ इन्फोर्समेंट। सबसे पहले समझते हैं पैट्रियार्की को। पैट्रियार्की का मतलब होता है हर चीज़ पर सिर्फ आदमी का कंट्रोल और औरत का नहीं। औरत को सिर्फ घरेलू कामों में ही व्यस्त रहना चाहिए। बेसिकली औरतों को आदमी अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लेता है कि वह उसका शोषण तक कर सकता है। पैसे ना कमाने देना ताकि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट ना बन जाए। घर के डिसीजन में भागीदारी ना देना ताकि वो आदमी के डिसीजन के हिसाब से चले। इस आइडियोलॉजी में आदमी पूरी कोशिश करता है कि वो महिलाओं को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना ले ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट तक कर सके। ऐसे में जब औरत आदमी पर डिपेंडेंट हो जाती है तब उसे सब कुछ सहना पड़ता है। ये बहुत ही ख़राब मानसिकता होती है। ऐसे लोगों को अक्सर इनसिक्योरिटी सताती है कि उसे मुझसे बेटर आदमी मिल जाएगा पर मुझे नहीं। तब वो उसे अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लेता है। इस माइंडसेट के लोग वुमेन को ना के बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी का होना ही है, क्योंकि ये सोसाइटी जेंडर इक्वलिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल वेजेस जैसी ज़रूरी चीज़ों को सीरियसली ही नहीं लेती। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे कॉमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ जेंडर इक्वलिटी का मजाक तक बनाया जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ आदमी नहीं बल्कि कुछ हद तक औरतें भी शामिल होती हैं। इस माइंडसेट को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल भी हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि एक गलत माइंडसेट और आइडियोलॉजी है। दूसरा, हम सबको जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करना होगा। अपने घर के बच्चों को बचपन से ही बताना होगा इक्वलिटी के बारे में कि ये कितनी ज़रूरी है। बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे तब जाकर वो बड़े होकर ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे। पैट्रियार्की में आदमी पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल रेस्पेक्ट, इकोनॉमिक कंट्रोल, प्रॉपर्टी कंट्रोल जैसी चीज़ों को डोमिनेट करता है। काफ़ी सारे सोशल ट्रेडिशन भी पैट्रियार्की को बढ़ावा देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैट्रियार्की जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। इंडिया में जनरली जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर है और वहाँ भी हमें पैट्रियार्की अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। ये आइडियोलॉजी जेंडर रोल्स को सेट करती है जिसके हिसाब से आदमी और औरत के काम अलग अलग हो जाते हैं और जिससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, अनइक्वल ट्रीटमेंट, लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड पोटेंशियल, रिड्यूस द फ्रीडम, सेटिंग द स्टीरियोटाइप ऑफ मेन एंड वुमेन एंड मैनी मोर। पैट्रियार्की हालांकि मेन को ज़्यादा पावर और पोजीशन देती है लेकिन साथ ही में कुछ नुकसान भी देती है और वुमेन को तो इंसान ही नहीं समझती। रिजिड मैस्कुलिन एक्सपेक्टेशन, इमोशनल सप्रेस, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वर्क एंड प्रोवाइडर प्रेशर, लैक ऑफ फ्रीडम टू चूज डिफरेंट पाथ इन करियर एंड इन लाइफ, ये वो सभी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी आदमियों को बाद में जाकर रियलाइज़ होती हैं और औरतों को होने वाले नुकसान की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। और दूसरा रीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइम के पीछे एक्सट्रीम पुअर लॉ एनफोर्समेंट। हमारे देश में जितने भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल हैं क्राइम से डील करने के लिए, जब वो अथॉरिटीज़ फेल हो जाती हैं क्राइम को कम करने के लिए, तब उसे पुअर लॉ एनफोर्समेंट कहा जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक कानून बनाना और दूसरा लॉ को इम्प्लीमेंट करना। कानून बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है और उस बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ का होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी, स्टेट पुलिस एक्सेट्रा। जब ये अथॉरिटीज़ फेल होती हैं तब समाज में 3 कॉमन बिहेवियर देखने को मिलते हैं: इंक्रीज्ड क्राइम, इनजस्टिस और ट्रस्ट का कम होना। ऐसे में लोगों को सरकार और लीगल सिस्टम पे से भरोसा उठने लगता है, क्योंकि
क्रिमिनल काफ़ी बार लीगल लूप होल का मिसयूज़ करके बाहर आ जाता है और फिर से क्राइम कमिट करता है। केस सालों तक चलता है और क्रिमिनल को जेल में इम्प्रिजनमेंट के नाम पे फ्री का खाना ठुसाया जाता है। पुअर लॉ एनफोर्समेंट के रूट कॉज होते हैं करप्शन, अंडर स्टाफिंग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, जुडिशियल डिलेज एंड अंडर स्टाफिंग, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आउटडेटेड लॉज एंड प्रैक्टिस, वीक अकाउंटेबिलिटी। इस पुअर लॉ एनफोर्समेंट को ठीक करने की जिम्मेदारी वैसे तो गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये लीगल सोल्यूशन है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जनरल पब्लिक कुछ नहीं कर सकते। हम सरकार पर टाइम टू टाइम इस चीज़ का जोर दे सकते हैं, थोड़ा प्रेशराइज करें ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाए। जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आए तब आप उसे सबसे पहले अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी डिमांड करें। हम जो चीज़ सरकार से मांगनी चाहिए वो चीज़ें हम मांगते नहीं और फिर बाद में सरकार को ही ब्लेम करते रहते हैं। इस तरह के क्राइम को भारतीय समाज से जड़ से उखाड़ फेंक देने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की बनती है। हम सिर्फ सरकार पर सारा ब्लेम नहीं डाल सकते। ऑफ कोर्स लीगल सिस्टम की जिम्मेदारी है इस तरह के क्राइम्स को रोकने की, लेकिन क्या सिर्फ अथॉरिटीज़ की ही जिम्मेदारी है, हमारी नहीं? अब और इंतजार नहीं किया जा सकता एक चेंज लाने के लिए। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आज से ही अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं। मैं भी और आप भी। धन्यवाद।